नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। सुषमा स्वराज आज़ाद भारत की सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक रही हैं। चाहे बात उनके विदेश मंत्री के तौर पर कामकाज की हो या फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उनका काम हमेशा याद किया जाएगा। आज भी उनका काम लोगों द्वारा याद किया जाता है। एक कुशल प्रशासक, एक अच्छी राजनेता होने के साथ साथ सुषमा स्वराज की पहचान उनके प्रखर वक्ता के तौर पर थी। भारत की सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक सुषमा स्वराज भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी उनका नाम और उनकी छाप उतनी ही गहरी है जैसा वो छोड़ कर गई थी। सुषमा स्वराज कई खूबियों को साथ लेकर चलने वाली शख्सियत रही हैं। इसके साथ ही सुषमा स्वराज एक कुशल प्रशासक और नेता तो थी ही, लेकिन भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रखर और ओजस्वी वक्ता के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। एक समय उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा का सबसे प्रखर वक्ता माना जाता था। देश और विदेश में दिए उनके भाषण अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। खासतौर पर सुषमा स्वराज के संसद में दिए भाषण आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। हर सत्र से पहले इस सरकार का एक नया घोटाला उजागर होता है और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है। CWG में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। CWG में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो 2G में 1,76,000 करोड़ का घाटा और कोयला आवंटन में 1,86,000 करोड़ की लूट। और ये चाहते हैं कि हम इन विषयों को उठाए नहीं। अध्यक्ष जी, और केवल घोटाला नहीं करते अध्यक्ष जी, केवल घोटाला नहीं करते, उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, उन घोटालों में लिप्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं। अध्यक्ष जी, 2G पर PSC की रिपोर्ट को हुड़दंग करके इन्होंने वो रिपोर्ट रुकवाई। 2G पर गठित JPC की रिपोर्ट इन्होंने तथ्यों के विपरीत तैयार करवाई और कोयला घोटाले की CBI की जांच रिपोर्ट मंत्री ने कमरे में बुलाकर बदलवाई। और जब हम इन विषयों को उठाते हैं तो ये हमें गैर जिम्मेदार कह करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूँ तो एक बड़ा असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई, महिला वर्षों वर्ष प्रधानमंत्री रही। आज हमारी अध्यक्षीय पीठ पर एक महिला शोभायमान है। आज सत्तारूढ़ गठबंधन की शक्तिशाली नेत्री एक महिला है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नेता प्रतिपक्ष महिला हैं। हमारी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने वर्जनाओं को भेद कर अंतरिक्ष में उड़ानें भरी हैं। संतोष यादव ने अपने महिला पांवों से बार बार हिमालय को नापा है। ये वो चित्र है अध्यक्ष जी जो हमें गौरवान्वित करता है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई रंग नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। ये सोचकर पूरा का पूरा देश इकट्ठा होकर के इसका सामना करने लगे तो जो हम ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं और लोगों से लड़ने की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे अन्य देशों को साथ लेने की बात करते हैं, उससे पहले देश को एक होना होगा। लिबरान कमीशन की रिपोर्ट कहती है ना CBI तथ्य जुटा पाई, ना इंटेलिजेंस एजेंसियां मदद कर पाई और ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हमारे सामने कोई सबूत पेश कर पाए कि ये कोई योजना थी, ये कोई षड्यंत्र था, ये कोई साजिश थी। लेकिन इन तीनों के बावजूद लिबरान रिपोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है? ये कैसा अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है? कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं।
50% की तो सीमा तय करता है संविधान, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की तो अनुमति ही नहीं देता संविधान, इजाजत ही नहीं देता। जब बात बिगड़ गई तो सरकार का सुर बदल गया, तो सरकार को पार्लियामेंट्री प्रोसेस याद आया। तब सरकार ने हमें चिट्ठियां लिखी, तब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और सारे नेता जो यहाँ बैठे हैं, एक एक नेता ने वहां उन्हें ये कहा कि उस समय आपको हमारी याद क्यों नहीं आई। अध्यक्ष जी, वो कपिल सिब्बल जो सबसे ज्यादा बैठते थे उनके साथ, बाद में उनको भ्रष्टाचारी बताते हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस प्रवक्ता जो इसी सदन के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि अन्ना हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अध्यक्ष जी, आपने उनका नाम लिया है। अध्यक्ष जी, No, you have taken my name. You have named me. You have taken my name. I'm sorry. She has taken my name. You have taken his name. आपने नाम लिया है उनको, आपने नाम उनका लिया सुषमा जी। अध्यक्ष जी, उनका नाम लिया है ना, तो उनको स्पष्टीकरण देंगे, वो अपनी बात रखें। बशीर बद्र का एक शेर है, नहीं आपने दुश्मनी जमकर करो, उनको बोल, दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लोकसभा में 11 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष की ओर से सुषमा स्वराज ने बोलते हुए कांग्रेस समेत कई दलों पर निशाना साधा। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य सदन में जो उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और विपक्ष बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्यों ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की कहानी नहीं कह रहा? इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। Come on. द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी का हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? 11 जून 1996 लोकसभा में तब के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के विश्वास मत पर चर्चा चल रही थी। सुषमा स्वराज अपना भाषण सदन के अंदर दे रही थी। पूरा सदन सुषमा स्वराज के भाषण पर मंत्रमुग्ध हो रहा था। इतना प्रभावशाली उनका भाषण था कि तब के लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा को सदन के अंदर कहना पड़ा, सुषमा जी, अपने भाषण को इतना इंटरेस्टिंग मत बनाइए। धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं
कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। Please. Come on. Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, रामराज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई थी। अध्यक्ष जी, Order, please. Please order. अध्यक्ष जी, दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ करहा उठा था। ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए। 8 जून 2009 को 15वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज का पहला भाषण काफी प्रभावशाली रहा। उन्होंने भाजपा के लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में हार के बाद कहा था कि हम इसी पराजय से विजय की राह निकालेंगे। लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, कि लोकतंत्र का बुनियादी नियम है। लेकिन यहाँ किसी की इतिश्री नहीं होती, ना पार्टी स्तर पर होती है गिरिजा जी, ना व्यक्तिगत स्तर पर होती है। आप तो स्वयं साक्षी हैं। आप 12वीं लोकसभा में चुनाव हारी थी, 13वीं लोकसभा में फिर जीत गई, 14वीं लोकसभा में हमारी नितांत नई प्रत्याशी किरण महेश्वरी ने आपको हरा दिया, और 15वीं लोकसभा में आप फिर जीत आई। और मैं पार्टी के स्तर पर भी आपको याद दिला दूं, 1977 में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हारी थी उपाध्यक्ष जी, अमृतसर से लेकर कलकत्ते तक कांग्रेस का सफाया हो गया था। बहुत से समीक्षकों ने यह कहा था कि अब कांग्रेस की इतिश्री हो गई, लेकिन मात्र 2.5 वर्ष के बाद वो उसी धमक से वापस लौटी थी। 1984 में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें प्राप्त की थी, और हम 2 पर आकर रुक गए थे। 5 बरस बीते और अगला चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई थी। उपाध्यक्ष जी, हम 40 गुना होकर उभरे थे, 40 गुना होकर। हम अब भी 116 हैं। मैं आपकी संख्या 99 की याद करा दूं, आप 114 जीत कर आए थे। 116 114 से तो थोड़े ज्यादा ही होते। अगर 114 वाले सन 2004 में सरकार बना गए तो 116 वालों की इतिश्री कैसे हो गई? वास्तव में गिरिजा जी, आप साहित्यकार हैं, और साहित्य में हर कहानी की इतिश्री होती है, हर उपन्यास की इतिश्री होती है। लेकिन मैं राजनेत्री गिरिजा को बताना चाहती हूं कि राजनीति साहित्य नहीं होता। राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं, और उपाध्यक्ष जी, किसी भी लड़ाई की इतिश्री तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुए हैं, और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे। ये आज मैं ऐलान करके आपके सामने कहना चाहती हूँ।
लोकसभा में नियम 184 के तहत एफडीआई पर चर्चा चल रही थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज अपने तर्कों से सरकार को धराशायी कर रही थी। प्रभावशाली भाषण के अलावा सुषमा स्वराज अपने शायराना अंदाज के लिए भी सदन में काफी चर्चित रहती थी। लालू प्रसाद यादव के एक शेर पर उन्होंने भी एक शेर गढ़ा और लालू प्रसाद यादव को उसका जवाब दिया। साथ में युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लौकी और आलू का फर्क भी उन्होंने अपने ही अंदाज में सदन के अंदर बताया। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग वॉलमार्ट से खरीदेंगे। आपका किसान के हित में है, मजदूर के हित में, उपभोक्ता के हित में है और नीति बना रहे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोगों के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग तो कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे हैं? ये कौन से उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है। ये दूसरा अंतर्विरोध। तीसरा अंतर्विरोध, वो कहते हैं वॉलमार्ट तो 2008 तक घाटे में था तो घाटे का सौदा करने वाला हर तरह का हथकंडा अपना के क्यों आने की बात कर रहा है? अगर वॉलमार्ट के लिए आना घाटे का सौदा है तो इतने तरह के हथकंडे अपना के क्यों आना चाह रहा है, क्यों तड़प रहा है भारत में आने के लिए? और दूसरी बात जो उन्होंने कही, भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है। अध्यक्ष जी, एक घाटे वाला दूसरे घाटे वाले को कैसे उबारेगा, जरा मुझे ये तो बता दें। इसलिए जहाँ तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, वो कल पूरी तरह कंफ्यूज्ड थे। पता नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था यहाँ से उठ के चांदनी चौक भी जाना है तो वहाँ लोग क्या कहेंगे, और लेकिन अपने दोनों नेताओं के सामने भी खड़ा होना है, वहाँ क्या कहेंगे। पूरा भाषण कंफ्यूजन से भरा हुआ भाषण कपिल सिब्बल का था और बाकी चीज़ें डॉक्टर जोशी ने ऑलरेडी बता दी, सारे आंकड़ों से उनके भाषण को धराशायी कर। दूसरा भाषण आया लालू जी का। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यहीं घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के दूसरे वक्ता आए, कांग्रेस से दूसरे वक्ता आए दीपेंद्र हुड्डा। अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी, क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का। बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडोनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडोनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से अधिकृत जवाब आया। सुषमा स्वराज संसद में अपने शायराना अंदाज के भाषणों से विपक्ष को जवाब देती रहती थी। ऐसा ही एक वाकया 17 अगस्त 2011 को नियम 193 पर चर्चा के दौरान देखने को मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता इसी सदन के सदस्य हैं, बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूँ, मनीष तिवारी जी को, कि आपका राजनीतिक जीवन अभी शुरू हुआ है। पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा भाषा का संयम सीखो। और ये शेर मैंने आप ही के लिए पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। निजी हमला तो हो चुका, व्यक्तिगत हमला तो हो चुका, उसके बाद बचा क्या था। लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो पार्लियामेंट प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट प्रोसेस को खत्म करने का काम आपकी सरकार ने किया और आज आप हमारे से बात कर रहे हैं। 13 मई 2012 को संसद की पहली बैठक के 60 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा के दौरान बोलते हुए सुषमा स्वराज ने संसदीय लोकतंत्र की खूबी को अपनी खास शैली में दुनिया को बताया। अध्यक्ष जी, ये सदन एक पथिक के समान ही चलता ठहरता और पुनः चलता हुआ अपनी इस यात्रा को पूरी कर रहा है। आप साक्षी हैं, बहुत बार चलते चलते ये सदन उलझ जाता है और कई बार उलझकर ठहर भी जाता है, लेकिन इतनी आंतरिक ताकत है इस सदन में कि कुछ देर या कुछ दिन रुककर ये सुलझता जरूर है और सुलझकर पुनः चलता है। इसलिए उलझते सुलझते ठहरते चलते इस सदन की यात्रा के 60 वर्ष पूरे हुए। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन की यात्रा के साथ साथ हमारे सामाजिक चिंतन की यात्रा भी चली है, हमारे राजनीतिक चिंतन की यात्रा भी चली है और हमारे आर्थिक चिंतन की यात्रा भी चली है। और इन तमाम चिंतन यात्राओं के परिणाम इस सदन में बहुत स्पष्टता से दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक चिंतन की यात्रा ने इस सदन में विभिन्न समाजों की भागीदारी को बढ़ाया है। अगर हम पुराने सदनों से तुलना करें तो एक समय था जब इस सदन में ज्यादा संभ्रांत और ज्यादा संपन्न वर्ग के लोग आते थे, लेकिन उस चिंतन धारा ने उपेक्षितों में, वंचितों में, पिछड़ों में एक भाव जगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें भागीदारी चाहिए। और आज उसी चिंतन धारा का परिणाम है अध्यक्ष जी कि 40% से ज्यादा लोग इस सदन में वो बैठे हैं जो खेती किसानी से सीधे जुड़े हुए हैं। संसद में सुषमा स्वराज का भाषण हमेशा आक्रामक और तर्कों से परिपूर्ण रहता था। विरोधी उनके तर्कों से धराशायी हो जाते थे, लेकिन सुषमा स्वराज ने हमेशा सदन में अपने भाषणों में संसदीय मर्यादा का ख्याल रखा। यही कारण है कि उनके विरोधियों में उनके प्रशंसकों की संख्या काफी मात्रा में शामिल है। 21 फरवरी 2014 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिया गया उनका आखिरी भाषण संसदीय मर्यादा का एक अनूठा उदाहरण है। ये सदन उलझा भी बहुत और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। और हम विरोध करते हैं विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग अलग है, इख्तिलाफी विचारधारा है, अलग अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वो आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई। सुषमा स्वराज एक प्रखर नेता होने के साथ एक मुखर वक्ता भी थीं। सड़क से लेकर संसद तक और चुनावी मंचों से लेकर यूनाइटेड नेशन तक उनके भाषणों ने करोड़ों लोगों का दिल जीता। सुषमा स्वराज जितनी राष्ट्रवाद की समर्थक रहीं, उतना ही हिंदी के प्रति उनका प्रेम रहा। देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने की बात हो या फिर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद समर्थक देशों को बेनकाब करने की बात, हिंदी में दिए गए भाषणों के जरिए उन्होंने हर अवसर को साधा। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज़्यादा कर दी। मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुँची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आई। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा,